नमस्कार, मैं प्रवीण सुमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सेवा अध्यादेश और वर्तमान में जो एक अधिनियम बन चुका है, दिल्ली सेवा संशोधन अधिनियम 2023। इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार, भारत सरकार का टकराव कहां से शुरू हुआ है, इसकी बात करेंगे। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1992 है, इसकी मूल स्थिति में क्या प्रावधान है, उसकी बात करेंगे। केंद्र सरकार ने संसद में क्या प्रस्ताव दिए और संसद ने क्या नए कानून बनाए, उसकी बात करेंगे। उन कानूनों में सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, उसकी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक जजमेंट में, अपने संवैधानिक निर्णय में क्या आदेश दिए, क्या आदेश पारित किए, उसकी बात करेंगे। और अंत में वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से। दोस्तों, दिल्ली ना तो केंद्र शासित प्रदेश है और ना ही राज्य है। यह एक विशेष दर्जा प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश है। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूं विशेष दर्जा प्राप्त, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हमारे भारतीय संविधान में राज्यों को दो कैटेगरी में रखा गया है। भाग, जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 6 और भाग 8 में रखा गया है। भाग 6 में राज्य है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वर्णन है, जबकि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, जिसे संघ राज्य क्षेत्र भी कहा गया है संविधान में। तो भाग 6 में क्या है? राज्य, और भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जिसे संवैधानिक शब्दों में यदि मैं बोलूं तो संघ राज्य क्षेत्र के नाम से उल्लेखित किया गया है। और इसी संघ राज्य क्षेत्र के जो 239 से 242 आर्टिकल तक है, उसके 239 239 AA और AB में इसका वर्णन किया गया है। किसका? दिल्ली का। लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश से अलग क्यों है? क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश में एक विधानसभा का भी निर्माण एक अधिनियम के द्वारा किया गया है। एक विधानसभा की भी स्थापना की गई है, जो यहां की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्थापित करती है। दोस्तों, भारत के संविधान में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में एक अधिनियम पारित किया गया भारत की संसद के द्वारा। इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1992 के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम क्या प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा, यह अधिनियम संविधान में बदलाव करता है, इसलिए यह संवैधानिक संशोधन है। यह सामान्य अधिनियम नहीं है कि किसी आयोग की स्थापना करना हो या कुछ। यह एक राज्य में विधानसभा की स्थापना करता है। इसके लिए स्पेशल आर्टिकल प्रोविजन किए गए 239 AA और 239 AB। 239 AA क्या कहता है? 239 AA में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निर्माण होगा। दूसरा, उसमें विधानसभा की स्थापना होगी। और तीसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होगा, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा में पहुंचाएंगे और प्रतिनिधि विधानसभा के माध्यम से दिल्ली क्षेत्र के लिए या विधि का निर्माण करेंगे। और आर्टिकल 239 AB कहता है कि दिल्ली क्षेत्र से संबंधित यदि कोई कानून बना हुआ है, तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि राष्ट्रपति उस कानून को निलंबित कर दे या उस कानून को अबॉलिश कर दे, उन्मूलन कर दे। यह है मूल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अधिनियम है, संशोधन है संविधान में, यह वह है। यह मूल आधारभूत है। इसी के आधार पर पूरा दिल्ली राज्य बना हुआ है।
इसके अंतर्गत एक विशेष स्थिति यह बन जाती है, यह राज्य से कैसे अलग होता है। चूंकि आप राज्य के बारे में जब बात करेंगे तो राज्य में जो राज्य सूची है 7वीं अनुसूची में भारत के संविधान की, जिसमें कुल 61 विषय हैं वर्तमान में, और दूसरी है समवर्ती सूची जिसमें कुल 52 विषय है। तो एक सामान्य राज्य भारत का इन दोनों विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन दिल्ली में थोड़ा सी स्थिति अलग है। दिल्ली में जो एक संविधान की राज्य सूची में जो 61 विषय दिए गए हैं, उनमें से 3 विषय कौन से? भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था। ये 3 सब्जेक्ट में दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं है। तो किसका अधिकार है? वहां केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से इन 3 विषयों पर शासन करती है। कौन कौन से? फिर बोल रहा हूं, भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था। इस तरीके से यदि दिल्ली में देखें तो राज्य सूची के 58 सब्जेक्ट हो जाते हैं और समवर्ती सूची के 52 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। समझ में आ गया? इसलिए इसको विशेष दर्जा प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश बोला गया है। यदि आप संवैधानिक स्थिति में देखोगे तो ये भाग 6 में ही है, और भाग 6 क्या कहता है? भाग 6 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो स्थितियां हैं, ये स्थिति और ये टकराव कैसे चालू हुए? तो 1992 से चूंकि स्थिति साफ थी, 1992 से लेकर 2015 तक सब कुछ सामान्य चला। कहानी की शुरुआत होती है 21 मई 2015 के भारत के गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन द्वारा, जिसमें इस बात का प्रावधान हो जाता है कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था के अलावा सेवा के मामले भी देखेंगे। अब ये सेवा का मामला या सर्विसेज मैटर क्या है? तो दिल्ली राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले जो पहले दिल्ली सरकार देखती थी, 2015 में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से केंद्र सरकार ने यह पावर उपराज्यपाल को दे दी। किससे छीनी गई यह पावर? चुनी हुई सरकार से। और किसको दे दी गई? उपराज्यपाल को। और उपराज्यपाल कौन है? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। मतलब इनडायरेक्टली ये पावर किसने ले ली? केंद्र सरकार ने ले ली। कहानी में टकराव यही होता है कि एक निर्वाचित सरकार यह आरोप लगाती है कि यह उसकी अधिकारिता को कम करने का प्रयास है, इसलिए उपराज्यपाल को जो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा एक्स्ट्रा पावर सर्विसेज मैटर में दी गई थी, उसको दिल्ली सरकार ने, निर्वाचित सरकार ने हाई कोर्ट पे चुनौती दी। हाई कोर्ट ने यह फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में दिया, जिसको चुनौती देते हुए उस फैसले को यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में 4 जुलाई 2018 को संवैधानिक बेंच का एक फैसला आता है, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल के पास अपनी कोई शक्तियां नहीं है। वह दिल्ली के निर्वाचित सरकार अथवा मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। यह कौन बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ 4 जुलाई 2018 के अपने जजमेंट पर। यह फैसला इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसके पहले केंद्र जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार थी, उसके पास अपनी कोई पावर नहीं बची हुई थी। उस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा हर फाइल को अल्टीमेटली अप्रूवल कौन देता था? उपराज्यपाल। तो यदि कोई नीति बनाना है तो सरकार के स्तर पर नहीं बनती थी, वह उपराज्यपाल के स्तर पर बनती थी। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संवैधानिक पीठ में 4 जुलाई 2018 को एक जजमेंट दिया और उन्होंने बोला कि अब हर फाइल उपराज्यपाल को भेजने की जरूरत नहीं है। जो राज्य की निर्वाचित सरकार है वह अपने स्तर पर यह फैसला ले सकती है। पुनः 2021 में दिल्ली सरकार से संबंधित एक संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार ने भारतीय संसद में प्रस्तावित किया, जिसे भारतीय संसद ने स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम के कानून बनने के बाद पुनः 2018 से पहले की स्थिति लागू हो गई, जहां हर एक फाइल को अल्टीमेटली उपराज्यपाल अप्रूव करते हैं। 2021 में बने इस फैसले को भी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अभी
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की है। इसके बाद बारी आती है सर्विसेज मैटर की। सर्विसेज मैटर एक्चुअली 2018 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया था, वह उपराज्यपाल जो अल्टीमेटली अप्रूवल देते थे हर मैटर को, उससे संबंधित फैसला था। बाकी जो बचे हुए मामले थे वह रेगुलर बेंच के पास संवैधानिक बेंच ने ट्रांसफर कर दिए। रेगुलर बेंच के पास एक फिर मैटर आया, वो था सर्विसेज का मैटर। क्यों आया सर्विसेज का मैटर? क्योंकि 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर नहीं किया था कि सर्विसेज मैटर किसके पास रहेगा, राज्य सरकार के पास रहेगा कि उपराज्यपाल के पास रहेगा, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। जब यह जजमेंट आया, उसके बाद दिल्ली सरकार अर्थात निर्वाचित सरकार ने यह दावा किया कि सर्विसेज मैटर में उसका अधिकार होगा, तो गृह मंत्रालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हमारे नोटिफिकेशन का अबॉलिशमेंट कहीं भी नहीं किया है, अर्थात हमारा नोटिफिकेशन लागू रहेगा। दिल्ली की निर्वाचित सरकार पुनः इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की रेगुलर बेंच इस पर खंडित फैसला देती है और 3 जजों को भेजती है। 3 जजेस की बेंच इस मैटर को संवैधानिक बेंच के पास फिर भेज देती है। दिल्ली की सरकार में दूसरी बार संवैधानिक बेंच का गठन होता है दिल्ली की सरकार के निर्णय के लिए। अल्टीमेटली नवंबर 2022 में इसमें सुनवाई शुरू होती है और 11 मई 2023 को इसमें फैसला आता है। इस फैसले में स्पष्ट कहा जाता है कि दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली के कानून व्यवस्था बनाने के लिए उसकी अपनी विधायिका है, इसलिए और चूंकि संविधान के अनुच्छेद 239AA इसमें सेवा का मैटर स्पष्टतः राज्य सूची का विषय है और केंद्र सरकार को सिर्फ 3 मैटर मिले हुए हैं, भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था। इसके अलावा सारे काम दिल्ली सरकार एक सामान्य राज्य की तरह करेगी और राज्यपाल एक सामान्य राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य होंगे। मैटर क्लियर था? नहीं गुरु, मैटर अभी यहीं से शुरू हुआ। अब मैटर यहां से कैसे शुरू हुआ? 19 मई 2023 को केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करती हैं। उस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया जाता है और क्या बोल दिया जाता है कि दिल्ली क्षेत्र के मामले में अल्टीमेट पावर अथॉरिटी उपराज्यपाल होंगे, सर्विसेज मैटर उपराज्यपाल के अधीन रहेगा। परिणाम क्या होता है इसका? परिणाम यह होता है कि 20 मई से सुप्रीम कोर्ट में समर वैकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण 1 जुलाई के आसपास इस अध्यादेश को दिल्ली सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है और इस अध्यादेश की में जब दिल्ली सरकार चुनौती देती है, उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को जो जजमेंट दिया था, उसमें केंद्र सरकार एक रिव्यू पिटीशन फाइल करती है। अभी मानसून सत्र चल रहा था, चूंकि अध्यादेश का ये नियम है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, जारी होने के 6 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। संसद यदि उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो वह अध्यादेश कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो 19 मई को जो एक अध्यादेश आया, उसके बाद वर्तमान में जो 11 अगस्त को मानसून सेशन समाप्त हुआ, उस मानसून सेशन में दिल्ली सरकार से संबंधित अध्यादेश को संसद ने पारित कर दिया और वह एक कानून का रूप ले चुका है। वर्तमान स्थिति यह है कि अल्टीमेट पावर अथॉरिटी दिल्ली की कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब बात करते हैं इस अधिनियम में कुछ प्रमुख प्रावधानों की। तो यह अधिनियम दिल्ली राज्य क्षेत्र में सेवा संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए एक व्यवस्था करता है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन करता है। इस अथॉरिटी में कुल 3 सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, जबकि 2 अन्य सदस्य
दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव होंगे। लेकिन यहां एक विशेषता है इस अथॉरिटी में, यहां पर जो भी डिसीजन होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। मतलब 3 सदस्य हैं, मुख्यमंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, लेकिन निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। मतलब यदि उस अथॉरिटी में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह डिसीजन गलत है और 2 अधिकारी जो यह कह रहे हैं कि नहीं यह डिसीजन सही है, तो अल्टीमेटली वो डिसीजन माना जाएगा जो 2 अधिकारी कह रहे हैं। यहां पर यदि अथॉरिटी का डिसीजन अलग है और उपराज्यपाल का ओपिनियन अलग है, तो अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन माना जाएगा वो उपराज्यपाल का माना जाएगा। हुई ना अच्छी बात। तो इस अथॉरिटी का अल्टीमेटली पावर पॉइंट कहां जाकर रुकता है? उपराज्यपाल के पास रुकता है। और जो अथॉरिटी में 3 में से 2 सदस्य हैं, वो 2 सदस्य जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन टेरिटरी कैडर के आईएएस ऑफिसर होंगे, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के। तो इस अथॉरिटी का कंक्लूजन में यदि आपको बता दूं, प्रैक्टिकल कंक्लूजन, तो यही है कि इस अथॉरिटी में वही निर्णय लिए जाएंगे जो 2 अधिकारी चाह लेंगे, जो केंद्र सरकार चाह लेगी, जो उपराज्यपाल चाह लेंगे। तो निर्वाचित सरकार का क्या मतलब हुआ? सवाल यही खड़ा होता है कि निर्वाचित सरकार की अधिकारिता में कहीं दखलंदाजी तो नहीं है, और यदि है तो फिर निर्वाचित सरकार का क्या मतलब है? इस अधिनियम के तहत है कि यदि निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के मध्य कोई मतभेद होता है, तो भी अल्टीमेटली अप्रूवल कौन देगा उसको? उपराज्यपाल देगा। मतलब निर्वाचित सरकार से बड़ा कौन हो गया? एक सिलेक्टेड पोस्ट में बैठा, एक सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति। मतलब जनता की जो इच्छा है, यदि वही इच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे व्यक्ति की हुई तब तो ठीक है, लेकिन यदि इन दोनों के ओपिनियन डिफर हो जाते हैं तो अल्टीमेटली किसका माना जाएगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है। ठीक है। और तीसरा प्रावधान इसका यह है कि जो सर्विसेज मैटर है, ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब अब उपराज्यपाल के अधीन रहेंगे। का परिणाम क्या हो सकता है, प्रभाव क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इससे दिल्ली राज्य क्षेत्र में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। इससे निर्वाचित सरकार की अधिकारिता का हनन हो सकता है। दूसरा, दिल्ली के प्रभावी शासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे दिल्ली राज्य क्षेत्र के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, उन्हें यही पता नहीं होगा कि अल्टीमेटली वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, निर्वाचित सरकार के प्रति या दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रति। तो यह एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ ऑफिसर्स भी काम नहीं कर पाएंगे। यदि अगले प्रभाव की मैं आपसे बात करूं, तो यह दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था उसका प्राथमिक दृष्टि से उल्लंघन प्रतीत होता है। इस अधिनियम की पुनः न्यायिक समीक्षा का एक पर्याप्त स्थान सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है, और इसी के कारण मैंने आपको बताया था कि अध्यादेश को चुनौती दी गई थी और अब तो अधिनियम बन गया है, इसको भी चुनौती दी जाएगी। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जिस समय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे को समझा रहा हूं, तो दिल्ली सरकार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मैटर को संवैधानिक बेंच में भेज दिया है। मतलब इस मैटर पर दिल्ली के प्रशासन पर अब यह तीसरी संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। एक बार 4 जुलाई 2018 को जजमेंट आया, फिर एक बार 103 पन्ने का जजमेंट 11 मई 2023 को आया। अब तीसरी एक और संवैधानिक बेंच बनने जा रही है जो इस मैटर की सुनवाई करेगी कि क्या यह संवैधानिक तरीके से अधिनियम बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस अध्यादेश के लागू होने के बाद पब्लिक हुए हैं,
तो सबसे पहला मुद्दा है सहकारी संघवाद के ढांचे पर प्रहार। क्या इससे निर्वाचित सरकार की अधिकारिता में कमी आई है? क्या मूल संविधान जो राज्य सूची, संवर्ती सूची और केंद्र सूची में विषयों को डिवाइड किया हुआ है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1992 भारतीय संविधान का 69वां संविधान संशोधन स्पष्ट करता है सारी चीजें, क्या उसमें कोई दखलंदाजी हुई है? पहला तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या यह अध्यादेश भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? मैं मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या क्यों बोल रहा हूं, और यह मुद्दा क्यों उठा इस अध्यादेश के बाद? क्योंकि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि प्रणाली में ट्रिपल चेन सिस्टम चलता है। ट्रिपल चेन सिस्टम क्या होता है कि भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके विधायिका में भेजती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद रिस्पॉन्सिबल है। मंत्री परिषद कम काम कर पाती है। मंत्री परिषद तो डिसीजन लेती है, लेकिन मंत्री परिषद का डिसीजन कौन इंप्लीमेंट करता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। और अल्टीमेटली जब वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो विधायिका फिर उन मैटर्स के जो आंसर आते हैं वो जनता तक पहुंचाती है। तो पब्लिक टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर टू टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये हो गए ट्रिपल चेन सिस्टम। अब इस अधिनियम के बाद, इस अध्यादेश के बाद दिक्कत ये आ रही है कि पब्लिक टू लेजिस्लेचर ठीक है, लेजिस्लेचर टू टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ठीक है, लेकिन टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन नहीं है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जो आपने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा और उन्होंने जो एक सरकार का गठन किया, वह सरकार काम नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार के लेवल पर जो पॉलिटिकल पर्सन टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ बनाती है या तो पॉलिसी बनाती है, लेकिन इनको ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? ऑफिसर्स करते हैं। अब जब ऑफिसर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति नहीं है तो आप बनाते रहो पॉलिसी। यदि परमानेंट एग्जीक्यूटिव की इच्छा होगी तो वो ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करेंगे, नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ बोल देंगे कि इसमें ये गलतियां है इसलिए इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और जब आपके पास ऑफिसर्स के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पावर ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, भले आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इस तरीके से यह मुद्दा पब्लिकली रेज हो रहा है कि क्या यह संविधान के मूल ढांचे के अनुकूल है। तीसरा मुद्दा उठता है निर्वाचित सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव का। निर्वाचित सरकार यह दावा करती है कि यह अध्यादेश उसकी अधिकारिता को कम करता है और संविधान का उल्लंघन करता है, जबकि उपराज्यपाल का तर्क है कि दिल्ली के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था में यह अध्यादेश एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे संवैधानिक और प्रशासनिक संबंधी मुद्दा यह उठता है कि जो दिल्ली के सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं उन्हें अपनी जवाबदेही में ही भ्रम है कि अल्टीमेटली वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आज अध्यादेश लागू हो गया तो आज उपराज्यपाल के प्रति जवाबदेह हो गए, लेकिन इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया इसको, ट्रैक डाउन कर दिया इसको, तो फिर वापस मुख्यमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और यदि कोई ऐसा फैसला इस बीच में ले लिए जिससे जो मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार नहीं था, तो वह कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स के नियरेस्ट फ्यूचर में इंपैक्ट भी डालता है। यह प्रैक्टिकली देखने को मिला है, मैं खुलकर बोलता हूं। अब बात करें अध्यादेश या अधिनियम के पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों की। तो पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं अध्यादेश के, उसमें पहला तर्क यही है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह राष्ट्रीय राजधानी है। इसलिए यहां पर केंद्र सरकार की भूमिका का सुनिश्चित होना जरूरी है। दूसरा यह है कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है, उसमें दिल्ली के निर्वाचित लोगों की इच्छा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, और उस अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, और बहुमत लोकतंत्र की स्पिरिट होती है। तीसरा, यदि मैं तर्क की बात करूं जो इस अध्यादेश के पक्ष में दिया जा रहा है, तो वह है आर्टिकल 239 क्लॉज 7, आर्टिकल 239 AA क्लॉज 7 और क्लॉज 8, जिसमें संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंध में कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त है। और यदि अगले तर्क की मैं बात करूं, तो यह तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहीं भी यह नहीं कहा कि इस मुद्दे पर संसद कानून नहीं बना सकती। और यदि अंतिम तर्क की मैं बात करूं, तो यह कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 239AB है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति दिल्ली राज्य से संबंधित किसी भी प्रावधान को जो बनाया गया है उसे अबॉलिश कर सकती हैं। यह लगभग 356 की तरह ही कार्य करता है। अब यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनः विचार करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देते समय दिल्ली सरकार की एक यूनिक पोजीशन और वहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल की भूमिका पर ध्यान ना दिया हो, अतः उसे पुनः विचार करने का एक अवसर देता है। अधिनियम दिल्ली में वर्षों से चली आ रही सेवा व्यवस्था में या सेवा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए एक स्थायी समाधान देता है। अब बात करें यदि अब इस अध्यादेश के विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों की बात करें, तो पहला तर्क यह है कि यह लोकतंत्र को और राजनीतिक प्रतिनिधिक व्यवस्था और प्रशासन का शासन के प्रति जो जवाबदेह का एक सिद्धांत है उसको कमजोर करता है। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि यह निर्वाचित सरकार की शक्तियों का हनन है, क्योंकि मूल संविधान ही यह स्पष्ट करता है, जो 1992 में अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक संशोधन लाया गया था, कि इसमें राज्य सूची के 3 सब्जेक्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो यहाँ की विधायिका मतलब विधानसभा को एक सामान्य राज्य की तरह कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि तीसरे तर्क की बात करूं, तो यह अधिनियम मंत्रिमंडल को ही रबर स्टाम्प बना देता है, जबकि उपराज्यपाल को एक एक्चुअल एग्जीक्यूटर बना देता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है, जो संविधान की मूल भावना के जस्ट विपरीत है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में जो 3 सदस्यीय अथॉरिटी है, उसमें से 2 नौकरशाह हैं, ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, जो अल्टीमेटली उपराज्यपाल या केंद्र सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वहां पर अधिकतर वही फैसले लिए जाने संभावित हैं जो केंद्र सरकार या उपराज्यपाल की इच्छा होगी, ना कि एक निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि की। यदि इन तर्कों की समीक्षा करें तो पहला यही कि यह संविधान का उल्लंघन करता है, संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के निर्णय का उल्लंघन करता है, जहां एक निर्वाचित सरकार को एक्चुअल पावर सेंटर माना गया है। यह कि यह 239 AA का भी उल्लंघन करता है, जहां दिल्ली राज्य की सरकार और केंद्र के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंधों की अपेक्षा की गई थी। और तीसरा तर्क यह है कि यह एक निर्वाचित राज्य की यह एक राज्य क्षेत्र के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है। आगे चलें कि वर्तमान परिस्थिति और उससे संबंधित समस्याएं क्या हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। आप पाएंगे कि यह अध्यादेश और जो वर्तमान में अधिनियम बन गया है, यह लोकतांत्रिक जनादेश की अवहेलना करता है। दूसरा,
यह एक उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था में दरार पैदा करता है, कार्यकारी उत्तरदायित्व का उल्लंघन करता है, नियम के बाद जवाबदेही की अस्पष्टता है। यह सहकारी संघवाद में एक विरोधाभास कंट्राडिक्शन पैदा करता है। अंत में यदि मैं आपको अध्यादेश से संबंधित जिस अध्यादेश के थ्रू संवैधानिक बेंच के जजमेंट को रिवर्स किया गया है, उस अध्यादेश की मैं यदि बात करूं कि उस अध्यादेश से संबंधित कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं क्या, कोई टिप्पणियां हैं क्या, तो जी हां। तो अध्यादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। 1970 का आरसी कपूर बनाम भारत संघ वाद, 1982 का एके रॉय बनाम भारत संघ वाद, 1987 का डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्यवाद। किंतु इन तीन के अलावा भी एक नया मैटर चर्चा में आया है, जब भारतीय संविधान की धारा 370 की वैध के अबॉलिशमेंट को के उन्मूलन को चुनौती देने वाली याचिका पर 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए एक नए मामले को जोड़ा, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच द्वारा दिए गए फैसले, जिसका नाम था कृष्ण कुमार सिंह वाद या कृष्ण कुमार सिंह जजमेंट, पर यह कहते हुए टिप्पणी किया कि तत्कालीन 7 सदस्यीय संविधान बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि यू मीन्स सेंटर गवर्नमेंट, यू मीन्स पार्लियामेंट कर रहा हूं, यू कैन नॉट रिवर्सिबल चेंजेस थ्रू द मोड ऑफ ऑर्डिनेंस। मतलब आप अध्यादेश के रास्ते से अपरिवर्तनीय परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो परिवर्तन किए ही नहीं जा सकते हैं। तो ये एक अध्यादेश से जुड़ा हुआ निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे कृष्ण कुमार सिंह जजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए अध्यादेश से संबंधित वाद। क्या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की कोई टिप्पणी भी है जो अध्यादेश से संबंधित हो? तो जी हां, 20 जनवरी 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश के संबंध में सरकार को चेताते हुए यह समझाया था कि अध्यादेश का रास्ता केवल बाध्यकारी परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए। तो दिल्ली सेवा बिल से संबंधित उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान तक की स्थिति बताया, और आज की वर्तमान स्थिति यह है कि दिल्ली के अल्टीमेट पावर अथॉरिटी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरा, दिल्ली सरकार ने इस पूरे अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्राइमा फेसाई हियरिंग करने के बाद इसे वापस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया है, जो 5 जजों के अधीन होगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजों की पीठ यह डिसाइड करेगी कि यह अधिनियम जो संवैधानिक बेंच को के जजमेंट को पलटता है, क्या यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, क्या संसद को यह पावर है कि वह संवैधानिक जजमेंट को पलट सके, संवैधानिक पीठ के किसी निर्णय को पलट सके। क्योंकि एक दूसरा बिल भी राज्यसभा में पेश हो रहा है, और वह भी संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए निर्णय को पलटेगा। उसमें भारत के इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक पैनल गठित किया गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक पैनल बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट संसद की राज्यसभा में यह प्रस्ताव लेकर आई है कि इस पैनल में सीजेआई नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो यह देखना आवश्यक होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस अधिनियम के तहत क्या इस अधिनियम पर विचार करने के बाद क्या जजमेंट देती है। जजमेंट आने के बाद हम पुनः इस पर बात करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी पसंद आई हो
तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।